All right. Okay. Very good, Dhanvia. Um, Akshat, Yes, sir. अक्षत सेम चीज आपसे मैं पूछना चाहूंगा फॉर रोटेशनल मोशन. सर क्या हुआ? डिफाइन रोटेशनल मोशन. ओके सर, मेरे को ऐसे थोड़ा बहुत आता नहीं है तो थोड़ा बहुत आता है मतलब ग्लास की बात होगी, आधा भरा है आधा खाली है. मैं तो भरा हुआ देखता हूँ. ये तो मेरा एक्सपेक्टेशन रहेगा ना क्लास में. अगर मैं खुद दो हर क्लास में रिवाइज करवा रहा हूँ तो क्लास में आपको प्रिपेयर्ड होके ही आना है. आप सिर्फ अटेंडेंस लगवाने नहीं आ सकते क्लास में कि नहीं आना पड़ रहा है इसलिए आ गए. यहाँ पर तो मैं क्लास से रिमूव भी कर सकता हूँ कि भाई जब बोला गया है पढ़ के आने को तो क्यों नहीं पढ़ा आपने. मैंने लिखवा दिया. मैंने बहुत टिपिकल चीज तो पूछी नहीं है अभी तक. हर क्लास में एक ही कहानी दोहरा रहा हूँ भाई, ट्रांसलेशनल मोशन रोटेशनल मोशन का डिफरेंस. सही बात नहीं अक्षत, बात करनी पड़ेगी तुम्हारी तो मुझे घर पे. प्रीत, प्रियानी. Yes, sir. यस प्रीत. सो व्हाट इज रोटेशनल मोशन अकॉर्डिंग टू यू? Uh, Sir, yeah, a body is said to be in a rotational motion when all the particles move along in circles um, in इन अ प्लेन. parallel plane. In a plane parallel to each other and perpendicular to the. Parallel. Uh, चलो अच्छा, प्लीज वापस से स्टार्ट करते हैं हम. अ मोशन इज सेड टू बी रोटेशनल इफ ऑल, तू मुझे कंप्लीट करना. इफ ऑल द पार्टिकल्स डू move along in circles. मूव अलोंग इन सर्कल. ये सर्कुलर मोशन इन अ प्लेन पैरेलल टू ईच अदर Yes. एंड परपेंडिकुलर टू दी. किससे परपेंडिकुलर था वो प्लेन? Uh, ये प्लेन किस चीज से परपेंडिकुलर था? Axis से. Yes, axis of rotation. So a motion is said to be rotational if all the particles of the body do circular motion in a plane parallel to each other and perpendicular to the Axis. axis of rotation. ये फिगर अगर आपके दिमाग में फिट हो जाए तो आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आप ये इमेजिन करोगे, वर्ड्स अपने आप निकल जाएंगे. Yes. चलो प्रीत, यहां तक का वापस मुझे रिपीट करो. A motion is said to be rotational when all its particles move in circle which is parallel to each other and क्या perpendicular to चीज the प्रीत, क्या चीज पैरेलल है एक दूसरे से? इन particle. पार्टिकल्स का प्लेन, प्लेन ऑफ रोटेशन. Okay. तो वो वर्ड यूज करना पड़ेगा. ऑल द पार्टिकल्स डू सर्कुलर मोशन इन अ प्लेन पैरेलल टू ईच अदर. ओके, स्टार्ट अगेन. A motion is said to be rotational when all its particles move in circles in a plane which is parallel to each other and perpendicular to the rotational axis. Axis of rotation. परफेक्ट, परफेक्ट. यहां तक. इसके बाद जब ये पार्टिकल गोल घूमता है तो इनका कौन सा वेलोसिटी सभी पार्टिकल का सेम होता है इन रोटेशनल मोशन प्रीत? Angular velocity. एंड कौन सा अलग होता है? Um, लीनियर वेलोसिटी. okay. ये मैंने याद है रीजन बताया था क्योंकि हर पार्टिकल का डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब सर्कल का रेडियस अलग अलग होगा, इसलिए सभी पार्टिकल का लीनियर वेलोसिटी अलग होगा. Yes. चलिए प्रीत, एक बार मैं रिपीट करता हूं फिर वापस से आप बोलेंगे. A motion is said to be rotational if all, मैं तो सिर्फ इसको ही रीड करूंगा. If all the particles do circular motion in a plane
parallel to each other and perpendicular to the axis of rotation with same angular velocity but different linear velocity. Easy. Yes, sir. एक बार अब ट्राई कर वापस. Motion is said to be rotational when its particles move in circles in a plane which is parallel to each other and perpendicular to the axis of rotation with same angular velocity and different linear velocity. परफेक्ट, वेरी गुड प्रीत. तो यही सबको याद रखना है प्लीज, ये भूलना नहीं है. आप सिर्फ रोज क्लासेस में आ रहे हैं, अगर आप ये सब चीजें याद नहीं रखेंगे, पढ़ेंगे नहीं, तो आने का कोई सेंस नहीं है. और आपको ही पता है किसी ना किसी दिन तो पकड़ा जाओगे. वेरी गुड प्रीत. ओके, फिर हमने पढ़ा था सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास को डिफाइन करेगा या करेंगे किससे? खुशी से पूछेंगे हम. खुशी डिफाइन, फादिया डिफाइन सेंटर ऑफ मास. यस सर. यार खुशी, आपको क्या पता है सेंटर ऑफ मास के बारे में? Sir, center of a mass is a space that have unique point. नो खुशी, मैं हेल्प करता हूँ. देख, मैं पहले बता देता हूँ मैंने क्या बताया था. अच्छा, कोई और? खुशी, मैं वापस आप पे आऊंगा, पर उससे पहले कोई समझाना चाहेगा सेंटर ऑफ मास? यस वर्तिका. Yes, sir. It is said to be a imaginary point where complete mass of a system is supposed to be concentrated. अब याद आया खुशी को. वेरी गुड वर्तिका. एक बॉडी, मतलब बॉडी नहीं बोलूंगा, एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट के ऊपर हम क्या अज्यूम करते हैं कि पूरी की पूरी बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेटेड है. सो सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम, खुशी सुनना, ये तुझे रिपीट करना है. सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम is an imaginary point. Center of mass of system is an imaginary point where complete mass of the system is supposed to be concentrated. Where the complete mass of the system, वो imaginary point पे क्या? Complete mass of the system is supposed to be concentrated. अब याद आया खुशी को? Yes sir. Now repeat. Define center of mass. Center of mass is a system in which the imaginary point. Wait खुशी. Center of mass is a system नहीं होगा. Center of mass of a system of a system is imaginary point where the complete mass of the system is supposed to be concentrated. वेरी गुड खुशी, वेरी गुड. एक बार रिपीट और कर सकती है? Yes sir. Center mass of a system is where the imaginary point completes the mass of the system and is supposed to be concentrated. काम करना पड़ेगा खुशी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है. वेरी गुड. सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम, एक सिस्टम का ऐसे टुकड़ों में याद रख सकते हो. सिस्टम मतलब क्या होता है? एक बॉडी, सिस्टम ऑफ पार्टिकल. तो एक सिस्टम का हम सेंटर ऑफ मास की बात कर रहे हैं. तो सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम इज एन इमेजिनरी पॉइंट वेयर कंप्लीट मास ऑफ द सिस्टम इज सपोज्ड टू बी कॉन्सेंट्रेटेड. याद करो, ये बताया था मैंने कि अगर मैं पूरा का पूरा फोर्स एक ही पॉइंट पे लगा और बॉडी बैलेंस हो जाए, तो वो पॉइंट इस पूरी के पूरे सिस्टम का, इस बॉडी का क्या होगा? सेंटर ऑफ मास. एंड देन हमने कुछ फॉर्मूलेज डिराइव किए थे, हाउ टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास. फॉर एक्स कोऑर्डिनेट हमने फॉर्मूला पढ़ा था m1 x1 प्लस m2 x2 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय कंप्लीट मास ऑफ द सिस्टम m1 प्लस m2, या कैपिटल M लिख देते थे हम. Similarly, for
y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, फॉर्मूला बन गया था m1y1 प्लस m2y2 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम, एंड फॉर ZCM it is m1z1 plus m2z2 up to mnzn divided by total mass of the system. ये हमने फॉर्मूले डिराइव करके रखे थे। जो मैंने बोला था कि डिराइव जैसे किया था वो ना भी याद रखो चल जाएगा, बट ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि मैंने इंपॉर्टेंस भी तो समझाया था कि क्यों हम सेंटर ऑफ मास निकाल रहे हैं, वो ट्रेन वाला एग्जांपल याद करना। तो अब आ जाते हैं आपके क्वेश्चन पे कि कैसे सेंटर ऑफ मास की क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो निकाल लीजिए नोट्स का पेज नंबर 32, कॉपी पेन साथ में करेंगे, सॉल्व करोगे तो ही समझ में आएगा, अदरवाइज बैठे रहोगे कुछ समझ नहीं आएगा। सो क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे हम, पहले इजी इजी करेंगे फिर डिफिकल्टी बढ़ाएंगे। सो मैं चाहता हूं खुशी त्रिवेदी रीड क्वेश्चन नंबर 10। अरे खुशी लेफ्ट कर गई क्या मीटिंग को? ये ऐसा कैसा है, नाम बोलते से गायब हो जाते हैं। अच्छा हाँ दिख गई दिख गई। हाय खुशी। खुशी मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहा हूं आपको। वेट मैं सबको देता हूं। खुशी ट्राई अगेन। खुशी मैंने तो सबको दिया है, अब एक बार आप अपना, हाँ यस खुशी कर पा रही है अनम्यूट? किया भी था, यस यस, बार बार म्यूट अनम्यूट हो रहा है। कोई बात नहीं, आप देखिए, मैं तब तक किसी दूसरे को पकड़ते हैं। राशि। Yes, sir. राशि रीड क्वेश्चन नंबर 10। Two bodies of mass 1 kg and 2 kg are located at coordinates 1, 2 and -1, 3 respectively. Calculate the coordinates of the center of mass. बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। मौर्य पटेल गिवन डेटा लिखवाएगा मुझे क्वेश्चन का। मौर्य वीडियो ऑन कीजिए एक बार आपका। अब अनम्यूट करे ना करे, वीडियो ऑन तो हो सकता है, अदरवाइज मुझे रिमूव करना पड़ेगा अब। मौर्य मौर्य आप वहां पर हो तो मुझे प्लीज मैसेज करिए, अदरवाइज मैं रिमूव कर दूंगा। चलो अब मेरे को रिमूव करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है मौर्य, सॉरी। क्लास में हम यूं ही नहीं आएंगे। महर्षि। मेरा आवाज आ रहा है ना आपको? यस सर। यस, तो फिर सबको आना चाहिए, अदरवाइज मुझे तो रिमूव। यस महर्षि। यस सर। महर्षि रीड मुझे गिवन डेटा बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का।
नोट्स खोला है तूने? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। महर्षि आप कौन सी ब्रांच में हो? वस्त्रापुर। आ तो रही है, देख बोला ना तूने अभी वस्त्रापुर। चेक कर लिया मैंने। महर्षि यहीं सर पे मैं था? रीड करूं? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। ये चीज में नहीं आ रही, बाकी जगह आ रही है। सर मैं रीड करूं? अरे वेट कर रहे थे, आज मैं पकड़ने के मूड से आया हुआ था। ओके। पढ़ाई तो हम करेंगे, निकाले भी तो सही क्लासेस के बाहर, मजा आता है मुझे। महर्षि, एम आई ऑडिबल नाउ? चलो वापस आएंगे महर्षि आप पे थोड़ी देर में। वंश पटेल। अरे केशिनी प्रथम वासव, वेट करो, वेट। जिसको आइडिया लग गया वो सॉल्व करने स्टार्ट कर जाओ। मैं बाकियों से वीडियो ऑफ वालों को, कोई बात नहीं, बैठे रहे, फिर मैं करवाऊंगा। कहा गया मैं, किस पे था यार? वंश। वंश कहीं से तो कम्युनिकेट करना पड़ेगा ना। वीडियो ऑफ, ऑडियो भी नहीं है एंड चैट के थ्रू भी नहीं है। चलिए वंश प्लीज, किसी का कॉल आया तो ये बताइएगा क्यों रिमूव किया गया था क्लास से। ठीक है चलो, एक तो कर ही लेते हैं। वासव रीड। अच्छा रीड नहीं, डेटा गिवन क्या क्या है बता दें। सर M1 1 kg है, M2 2 kg है। तो मास M1 दिया हुआ है, M2 दिया हुआ है 2 kg। सर फर्स्ट बॉडी का कोऑर्डिनेट दिया है सर 1,2। अब ये तो मैं मान लेता सबको पता होगा कि हमने लोअर स्टैंडर्ड में सीखा था, पहले जो दिया होता है वो x कोऑर्डिनेट होता है, बाद में जो दिया होता है वो y कोऑर्डिनेट होता है। सो व्हाट इज x1 का वैल्यू? 1। कुछ यूनिट है? नो सर। नहीं तो चलिए हम इसको फिर मीटर्स में ही मानेंगे। एंड x2 का वैल्यू? x2 का वैल्यू -1। -1। y1 का वैल्यू? 2। एंड y2 का वैल्यू? 3। अरे ये तो बहुत इजी हो गया यार। अब तो x1 दिया है, x2 दिया है, y1 दिया है, y2 दिया है, m1 m2 भी दिए हुए, तो क्या इसका सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं हम सिस्टम का? यस। ये दो फॉर्मूला यूज करो, xcm ycm मिल जाएगा। फॉर xcm m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। फॉर ycm m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। वैल्यूज आपके सामने, सब्स्टिट्यूट करना तो अब आपको आता ही है, मैथ्स में सिखाऊंगा नहीं, बाकी काम डन। सर कोऑर्डिनेट्स है -0.3, 2.6। मतलब नोट्स वाले मैच कर लेना उधर। माइनस, इसका आंसर आ रहा है -1/3, तो 0.3 सही है फिर। एंड इसका आंसर आ रहा है 8/3। तो आप देख लीजिए आपके आंसर मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे। चलिए हो जाए तो प्लीज गिव मी थम्स अप। कोई इंडिकेशन चाहिए रहता है सो दैट मैं आगे बढ़ूं। ऑलराइट देन, नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले हम थोड़े इजी वाले पे जाते हैं, तो आई थिंक 13 अच्छा रहेगा। देखकर तो बड़ा लगेगा पर है छोटा। सो हृदय, रीड क्वेश्चन नंबर 13। सब ध्यान से सुनेंगे क्योंकि मैं किसी का भी नाम बोलूंगा, आपको डेटा जो गिवन है वो मुझे बताना पड़ेगा।
और जहां मुझे रिप्लाई नहीं मिला टाइम पे, बाय बाय। पढ़ू सर? यस यस हृदय। In the HCl molecule, the separation between the nuclei of two atoms is about 1.27 angstrom. Find the approximate location of the center of mass of the molecule, given that a chlorine atom is about 35.5 times as massive as a hydrogen atom, and nearly all the mass of an atom is concentrated in its nucleus. सर मेरे में ऐसा क्वेश्चन नहीं है। बेटा कौन से चैप्टर के नोट्स खोल के बैठा है? सॉरी सर, मैं 12 नंबर देख रहा था। सॉरी है। निश्चित अब क्या बोल? अरे सॉरी सर, है। सही है ना सर? हाँ हाँ तू सही है भाई, सही है। तूने 13 पढ़ा, मैंने 13 लिखा, मैंने 13 बोला, फिर भी निश्चित देखेगा 12। कोई बात नहीं। आदित्य, यस सर। आदित्य को क्या आइडिया लगा क्वेश्चन में पढ़ के? पहले तो थोड़ा केमिस्ट्री का फीलिंग आ गया, सर ये तो HCl। अब क्या आइडिया, तुझे क्या लगा? मैं नहीं बोल रहा हूँ पूरा बता, तुझे आइडिया क्या लगा क्वेश्चन पढ़ के? सर इसमें सेपरेशन बिटवीन द न्यूक्लियर ऑफ टू एटम्स दिया हुआ है, उसकी वैल्यू दी हुई है 1.27 एंगस्ट्रॉम्स। मतलब मैं बोल सकता हूँ ना, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन का जो एटम है HCl मॉलिक्यूल में, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया है आदित्य? 1.27 एंगस्ट्रॉम्स। एंगस्ट्रॉम, आई होप आपने अभी तक पढ़ ही लिया होगा केमिस्ट्री में। मैं बता दूंगा, नहीं तो कोई बात नहीं। एंड इस सिस्टम का, जो सिस्टम हाइड्रोजन और क्लोरीन से मिलके बन रहा है, इसका सेंटर ऑफ मास ढूंढना है। अब ऐसे क्वेश्चन को इजी करने का तरीका क्या होता है आदित्य, एंड बाकी सबको मैं बताता हूं। देखिए यहां पर आपको ये नहीं बताया गया है कि ये जो HCl मॉलिक्यूल है ये कहां पर प्लेस्ड है, कौन सी एक्सिस पर प्लेस्ड है, कुछ नहीं बताया है। तो यहां हमारे पास एक पावर आ जाती है, क्या आप इसको कहीं भी रख सकते हो। अब सबसे अच्छी जगह कौन सी होती है इस मॉलिक्यूल को रखने के लिए? आप इसको ऐसे प्लेस करो कि इन दोनों में से कोई एक एटम ओरिजिन पर आ जाए। अब ओरिजिन पे आ जाए ऐसा मैंने क्यों बोला, कौन बताएगा? रैंडमली नहीं बताना है, रेज हैंड करना है, मैं बोलूंगा। बीच में सब्जी मार्केट नहीं बनाएंगे हम। यार मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं उन लोगों से जो कभी नहीं बोलते हो यार, इसलिए मेरे को नाम ले लेके बुलवाना पड़ रहा है, जिनसे मैं फिर कहीं से ऐसा हो सकता है सर आप हमसे बात नहीं करते। अरे बात करने के लिए दोनों साइड की जरूरत होती है। इंटेंशन तो रखो बात करने का, मैं खाऊंगा नहीं। ऑलराइट केशनी, आप बताइए। सर क्योंकि फिर हम उसके कोऑर्डिनेट्स को 0 0 ले सकें। परफेक्ट। अब यहाँ पे क्या समझदारी हुई कि हमें पता है कि जब भी हम सेंटर ऑफ मास निकालेंगे फॉर्मूला तो यही यूज करना है। अब अगर मैं कुछ ऐसा करूं कि इसमें से किसी एक का कोऑर्डिनेट 0,0 हो गया तो ये पहला वाला टर्म तो गायब हो सकता है, मतलब मेरा कैलकुलेशन हो जाएगा इजी। तो उसको इजी बनाने के लिए हम ये करते हैं। तो अब इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,0 क्योंकि ये तो ओरिजिन पर है, और इसका y कोऑर्डिनेट तो इसका भी 0 ही रहेगा क्योंकि ये तो x एक्सिस पे मैंने कंसीडर किया है, और x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 1.27 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि यहां से कितना दूर है ये 1.27 एंगस्ट्रॉम। समझ में आया? अब जरूरी नहीं आप इसको यहां कंसीडर करो, आप y एक्सिस पे भी ले सकते थे। तो उस वक्त ये वाला कोऑर्डिनेट क्या बन जाता 0,1.27 एंगस्ट्रॉम, और ये अभी भी 0,0 ही रहता। तो वो आपके ऊपर है चॉइस, बट किसी एक को अगर आप ओरिजिन पे रख देते हो तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो जाएगा इजी। अब यही फॉर्मूला आपको लगाना है वापस से, बट अब आप देखोगे, और इसमें भी अगर पूरा का पूरा मॉलिक्यूल एक्स एक्सिस पर ही है तो साला सेंटर ऑफ मास भी तो कोई एक्स एक्सिस पर ही होना चाहिए।
तो ये वाला फॉर्मूला तो लगाने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ ये फॉर्मूला यूज करना है जिसमें भी ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, क्योंकि ये होता है x1, ये होता है y1, ये होता है x2, ये होता है y2। x1 तो 0 है, तो ये पूरा टर्म 0, बस इतना ही सॉल्व करना है। तो xcm को सॉल्व करते हैं हम। m2 का वैल्यू, अच्छा मासेस के बारे में बात नहीं की, पर क्वेश्चन में ये बोला गया है आप हाइड्रोजन का कुछ भी मास ले लो, क्लोरीन उससे कितना टाइम ज्यादा है, 35.5 टाइम्स। तो अगर इसका मास में m कंसिडर करता तो ये कितना हो जाता, 35.5 टाइम्स m। तो m1 का वैल्यू मुझे m मिल गया और m2 का वैल्यू मुझे 35.5 m मिला। अब तो रखना ये वैल्यू, मास रख दिया हमने, ये टर्म 0 हो गया। हमेशा याद रखना पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे फिर सॉल्व करेंगे। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली ऊपर लिखा हुआ है इसलिए डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, बट पहले आप ये पूरा फॉर्मूला लिखेंगे देन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। अदरवाइज क्योंकि अगर आपका सोल्यूशन रॉन्ग हुआ तो नंबर मैं किस चीज का दूंगा आपको, पर अगर आपका फॉर्मूला सही होता तो हाफ नंबर मिल जाता आपको। मास हो गया इतना और पोजीशन कितनी हुई 1.27 इंटू 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम का मीटर में कन्वर्जन डिवाइडेड बाय, नीचे m1 प्लस m2 है तो एक का मास m, दूसरे का मास 35.5 m, मतलब 36.5 m। मास मास गेट्स कैंसिल आउट, 10⁻⁻10 को एज इट इज रखो, इसको पूरा सॉल्व करोगे तो मैं तो आंसर देख के बोल रहा हूं, आपको सॉल्व करना है 1.235 के आसपास आना चाहिए। तो ये आपका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन मिल जाएगा आपको। कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए, अदरवाइज लोअर योर हैंड। सर इसमें हम लोग y का इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमने उसको x पे ही प्लेस कर दिया है। हाँ सर मैं समझ गया 0, यही यस पूछ रहा था। हाँ वही है y1 0 y2 0, साला y1 0 y2 0 तो बचा क्या, समझ में आया? प्लीज गिव मी थम्स अप, हम सब जिंदा है। सर नाम बताइए। अच्छा मितांश। हाँ सर, एक और बार फिर से समझाओ ना। हाँ ये अच्छी बात लगी मुझे मितांश की, चलो मैं सर एक बार वापस बता दो, मैं यही हूं। मितांश आपको एक मॉलिक्यूल दिया है HCl, हाँ उसमें दो एटम है, एक है हाइड्रोजन एटम एक है क्लोरीन एटम। जिन एटम्स के बीच का डिस्टेंस आपको बोला गया है 1.27 एंगस्ट्रॉम। अब क्या है, आपको इस सिस्टम का निकालना है सेंटर ऑफ मास कहां पर लाए करता होगा। इन जनरल अगर पार्टिकल नंबर 1 पार्टिकल नंबर 2 एक्स एक्सिस पर ही हो तो उनका जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो भी एक्स एक्सिस पर ही आएगा। अगर ये दोनों वाई पर होते तो सेंटर ऑफ मास भी वाई पर ही आता। तो मैंने एक्स एक्सिस कंसिडर किया है जो आप डायग्राम में देख सकते हैं। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि हाइड्रोजन के मास से क्लोरीन का मास कितना ज्यादा है, एज मैसिव एज 35.5 टाइम्स। तो मैंने इसका मास m कंसिडर किया मितांश, तो इसका कितना हो गया 35.5 टाइम्स। क्या यहां तक समझ आया? हाँ सर। अब मैंने लगा दिया ये फॉर्मूला, तो m1 x1 का वैल्यू कितना है 0, तो वो हो गया 0 पूरा टर्म। 0 प्लस m2 का वैल्यू कितना है 35.5 m इनटू x2 का वैल्यू कितना है, x2 इज दिस डिस्टेंस 1.27 एंगस्ट्रॉम, ओके डिवाइडेड बाय टोटल मास m प्लस 35.5 m, तो मैंने लिख दिया 36.5 m। ये m से m कैंसिल आउट हुआ, बाकी सिर्फ सॉल्व करके ये आंसर आ जाएगा। ओके सर। समझ आया मितांश? हाँ सर। ओके चलिए, अगर ये समझ आया तो सभी को क्वेश्चन नंबर 15 करना है। अब आपकी केमिस्ट्री भी टेस्ट हो जाएगी।
Nishit, read question number 15. Sir, question. The distance between the center of carbon and oxygen atoms in the carbon monoxide gas molecule is 1.13 angstrom. Locate the center of mass of the gas molecule relative to the carbon atom. हाइड्रोजन की जगह आ जाएगा कार्बन, क्लोरीन की जगह आ जाएगा ऑक्सीजन, तो ये हो गया आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। बस डिस्टेंस यहाँ पे 1.27 था, अभी कितना है निशित? सर डिस्टेंस दिया हुआ है 1.13 एंगस्ट्रॉम, तो वो भी आपको पता लग गया। बस अब यहां पर उन्होंने आपको मासेस के बारे में आइडिया नहीं दिया, वो खुद पर छोड़ दिया आप पे कि केमिस्ट्री में आपको पता होता है कार्बन और ऑक्सीजन का मास क्या होता है, कितना यूनिट होता है। तो हम एम के टर्म्स में बात करें तो कार्बन का कितना लेगा तुम? सर कार्बन का सर असली वाला यूज नहीं कर सकते? कौन सा वाला? मतलब जो 12 और 16 है वो यूज नहीं कर सकते? तो मैंने कहा मना किया, मैं तो तुझसे पूछ रहा हूँ क्या लेगा तू? सर 12 और 16। तो कार्बन, यहाँ पर जो कार्बन है वहां पे क्या लिखेगा? 12m, और यहाँ पे क्या लिखेगा? 16m। सर ये m लगाना जरूरी है? जरूरी है, मास है ना, सिर्फ वैल्यू से नहीं रखेंगे अपने। वैसे तो U होता है यूनिफाइड एटॉमिक मास, पर हम m कंसिडर कर लेते हैं। बस अब तो सॉल्व ही करना है और कुछ नहीं, सेम है ऊपर जैसा। किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। वासव को कुछ डाउट है? वासव, किसी रोबोट ने बोला ऐसा लगा है। वासव आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, बहुत डिस्टरबेंस है। पॉइंट 64 एंगस्ट्रॉम के आसपास दिया हुआ है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी सही है। केशनी रख सकते हो आप, बट मीटर्स में भी छोड़ेंगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बहुत छोटे डिस्टेंस होते हैं, इसलिए एंगस्ट्रॉम प्रैक्टिकल यूनिट साउंड करता है, इसलिए वो एंगस्ट्रॉम में रखते हैं। जैसे दो प्लैनेट्स का डिस्टेंस है तो किलोमीटर्स में बताया जा सकता है, बट किलोमीटर प्लैनेट्स के बीच के डिस्टेंस के लिए बड़ा छोटा यूनिट लगता है, तो वहां पर हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, लाइट ईयर या पार्सेक जैसे टर्म्स प्रैक्टिकल ज्यादा यूज किए जाते हैं, बट मीटर्स में रखोगे तो कोई मना नहीं करेगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। सब एक बार क्वेश्चन नंबर 11 को रीड कीजिए और एटलीस्ट कोऑर्डिनेट्स ही फाइंड करने का ट्राई कीजिए।
शैली 0.0 तो नहीं आना चाहिए, 6.4 तक ठीक है, पर 0 नहीं आना चाहिए। यहाँ पे कैलकुलेशंस देखने पड़ेंगे आप लोगों को, उसमें रॉन्ग ना करिएगा। चलिए, सो आन्या, Yes, sir. Anya, could you read question number 11? Yes, sir. Find the center of mass of three particles at the vertices of an equilateral triangle. The masses of the particles are 100 gram, 150 gram, and 200 grams respectively. Each side of the equilateral triangle is 0.5 meter long. मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड दे दी है और नाम से ही पता लगता है तीनों साइड बराबर होती है, और तीनों वर्टाइसेस पर जो मासेस प्लेस्ड है वो भी उन्होंने दे दिए हैं, 100 ग्राम्स, 150 ग्राम्स एंड 200 ग्राम्स। सो यहां से स्टार्ट करें तो यहाँ पे लेट्स से 100 ग्राम्स, फिर यहाँ पर 200 ग्राम्स, और यहाँ आपका रख दिया है 150 ग्राम्स। अब जैसे कि इस क्वेश्चन में भी आप देख सकते हो, आपका ये इक्विलेटरल ट्रायंगल कहां पर प्लेस्ड है वो तो उन्होंने नहीं बोला है, तो हम हमारी स्मार्टनेस का पोजीशन कंसीडर कर सकते हैं उस इक्विलेटरल ट्रायंगल का, और अब आपको आइडिया लग चुका है कि मैं किस चीज की बात करने वाला हूं। अब आपको इसका एक मास ओरिजिन पे बिठा देना है। जब हम ऐसा करेंगे, अरे दो आगे, तो डायग्राम कुछ ऐसा बन सकता है। ये हो गया हमारा ओरिजिन। तो जहां पर 100 ग्राम्स रखा हुआ है उसके कोऑर्डिनेट्स तो हो गए 0,0। यस वर्तिका? सर वो तो आंसर बोलना था। ओके ओके। एंड निश्चित और वासव, अच्छा वासव का अपने प्लीज हैंड रेस तभी रखिएगा जब आपको डाउट है, अदरवाइज कंफ्यूजन क्रिएट होता है। सर Yes, हम वासव। सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट क्यों करते हैं जब वो एक इमेजिनरी पॉइंट है सर? यार तूने तो पिछली क्लास का मेरा पूरा पचका कर दिया। लास्ट क्लास में वास्तव मैंने बताया था ना, हमको एक ऐसा, पहली बात तो इक्वेशंस ऑफ मोशंस जो होती है वास्तव वो सिर्फ पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट के लिए ही एप्लीकेबल है, हम बॉडीज पे वो नहीं लगा सकते। बट अगर मुझे एक बॉडी की स्टडी करनी है तो मैं कैसे करूं? तो हमने एक दूसरा तरीका निकाला। हमने एक ऐसा पॉइंट ढूंढा, एक तो बॉडी है तो उसका मास सब जगह डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, बट अगर मैं ऐसा कुछ करूं कि उसका पूरा का पूरा मास एक पॉइंट पे आ जाए और इफेक्ट भी चेंज ना हो, जो मैंने आपको करके बताया था कि मैं फोर्स अलग अलग पॉइंट पे लगाता या एक पॉइंट पे लगाता, मोशन तो बॉडी का सेम ही मिल रहा था। अगर इफेक्ट सेम मिल रहा है तो मैं क्यों फिर पूरी बॉडी के n नंबर ऑफ पार्टिकल्स की स्टडी करके फाइनल कंक्लूजन्स को ऐड करूं? मैं तो डायरेक्टली एक ही पॉइंट को स्टडी करूंगा और सबको बोल दूंगा कि मैंने उस बॉडी की स्टडी की है, क्योंकि इफेक्ट सेम मिलता है। तो एक पॉइंट की स्टडी करना ज्यादा समझदारी होती है, रादर बॉडी के n नंबर ऑफ पार्टिकल्स की n नंबर ऑफ पॉइंट्स की स्टडी करना। क्लियर है वासव? यस सर। ओके, चलिए अब अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो देवोलीना 150 ग्राम्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? सर 150 ग्राम्स के कोऑर्डिनेट होंगे, एक तो 0 होगा, एक मिनट, कौन सा 0 होगा और कौन सा? वो y वाला 0 होगा और x वाला 0.5 लेंथ 0.5 लेंथ 0.5, हाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल। वेरी गुड। तो ये हो गया 0.5, 0। सही लिखा? मैं गलत लिख सकता हूँ, मुझे सही कर देना। ओके,
अब लगता है इस वाले के कोऑर्डिनेट, सबसे इजी कोऑर्डिनेट जो होगा उसका वो होगा एक्स कोऑर्डिनेट, बिना झंझट के निकाला जा सकता है। प्रथम को क्या लगता है इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? सर 0.5 कॉमा 0.5। ऐसे कैसे पता लगा? 0.5 तो ये डिस्टेंस हुआ ना, हमको तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट चाहिए। ऐसा नहीं पढ़ा मैथ्स में? ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे कितना दूर है, वाई एक्सिस पे कितना दूर है, वही तो हम यहाँ पे लिखते हैं एक्स कॉमा वाई। ओके सर 0.5/2 और 0. अब वो निकालना प्रथम थोड़ा डिफिकल्ट है, वाई वाला। 0.25 कैसे मुझे मिला एक्स कोऑर्डिनेट? अगर पूरा 0.5 से तो आधा कितना होगा? 0.25। वही मैंने एक्स कोऑर्डिनेट लिख दिया, पर वाई कोऑर्डिनेट के लिए आपको थोड़ा मैथ्स करना पड़ेगा। अब वो दो तरीके से किया जा सकता है। एक, ये ब्लू लाइन जो मैं डॉटेड डॉटेड बता रहा हूं, ये डिस्टेंस निकालना है हमें। यस सर। ये वाला डिस्टेंस और ये बराबर ही होगा। तो अगर मेरे पास ये डिस्टेंस 0.25 है और ये 0.5 है, तो इस ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये डिस्टेंस मेजर किया जा सकता है। यस, बट मुझे वो पसंद नहीं है, वो कैलकुलेशन बढ़ा देता है और चांसेस आप गलत भी कर दो। बट ट्रिग्नोमेट्री बड़ी इजी चीज है यहाँ पे लगाना। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। तो अब मुझे तो परपेंडिकुलर ही फाइंड करना है ना। तो अगर इस ट्रायंगल के अंदर मैं tan 60 का फॉर्मूला लगाता, तो tan 60 क्या होता? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर तो मुझे फाइंड आउट करना है, इसको नाम मैंने कुछ दिया नहीं है, हम दे सकते हैं अगर देना चाहे तो। इसको O, इस पॉइंट को लेट से A, इस पॉइंट को B, इस पॉइंट को C। तो ये कितना हो जाएगा? AC डिवाइडेड बाय OC, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। यही होता है हमारा tan का फॉर्मूला। हमें तो AC चाहिए था। tan 60 का वैल्यू होता है √3 और OC का वैल्यू तो अभी हमें पता है 0.25, तो ये मिल गया AC का वैल्यू। ये इजी तरीका था, बट आप पाइथागोरस लगाते तो आप लगा के देख लो, पता लग जाएगा। तो x कोऑर्डिनेट ये मिला और y कोऑर्डिनेट मिला 0.25 √3। किसी को डाउट कोऑर्डिनेट्स में? जस्ट रेज हैंड। ओके, किसी को डाउट नहीं है। अब क्या मैंने आपको M1, M2, M3 का वैल्यू दे रखा है? प्लीज गिव मी थम्स अप इफ यस। और इतने कम थम्स अप मिले मुझे तो। अरे दे रखा है, आपके थम्स अप बता रहे हैं आपने क्वेश्चन पढ़ा है या नहीं। अब जिसने नहीं पढ़ा होगा वो भी थम्स अप देगा। देखो, अरे मास M1, M2, M3 का वैल्यू दिया है ना। अब देखो, ये सबसे पहले एक्स वाई प्लेन में है, y और x, तो इसके सेंटर ऑफ मास के भी दो ही कोऑर्डिनेट्स होने वाले हैं। तो x कोऑर्डिनेट निकालना होगा तो फॉर्मूला क्या होगा? M1x1 प्लस M2x2। अब यहाँ दो नहीं तीन पार्टिकल है, तो यहाँ पर एक और टर्म ऐड हो जाएगा M3x3 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3। इन द सेम मैनर YCM M1y1 प्लस M2y2 प्लस M3y3 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3। अब हमें क्या क्या पता है वो देख लेते हैं। भाई M1 का वैल्यू, ये मासेस दिए हुए हैं ना हमें, तो यहां से M1 का वैल्यू हमारे लिए हो गया 100 ग्राम्स। M2 का वैल्यू 150 ग्राम्स लेट्स से, और M3 का वैल्यू 200 ग्राम्स। तो ये मासेस भी गिवन है, और x1, x2, x3 का वैल्यू भी गिवन है। x1, x2, x3 मैं लिख देता हूं उनके नीचे।
ये हो जाएगा x1 कॉमा y1, ये हो जाएगा x2 कॉमा y2 और लेट्स से ये हो जाएगा x3 कॉमा y3। सब कुछ गिवन है, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके अब आंसर लाने की देर है। वो तो आप ले ही आओगे, हर बार ले ही आते हैं। फिजिक्स में डाउट है तो पूछिए। जस्ट केशनी। सर मासेस को हम ग्राम में रखेंगे केजी में, एसआई यूनिट्स नहीं करेंगे इसमें? ना भी करे तो चल जाएगा। ऐसा क्यों केशनी बोल रहा हूं मैं? क्योंकि हाँ मतलब लास्ट में यूनिट्स कंसिडर नहीं करेंगे। नहीं कर सकते। तू ऊपर ग्राम में रखेगी तो नीचे भी ग्राम में आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर केजी में रखेगी तो भी नीचे भी केजी में ही रखना है तो भी कैंसिल आउट हो जाएगा। इसलिए नहीं भी करेगी तो आंसर सही आएगा। बट अगर आप लोगों में से किसी को भी ये कंफ्यूजन है कि करना चाहिए या नहीं, तो सबसे सेफेस्ट तरीका क्या है, कर डालो। तो रॉन्ग होने के चांसेस कम हो जाएंगे। अगर डाउट है खुद पे, जैसे मुझे पता था कैंसिल आउट हो जाएगा, अब मैंने आपको बोला तो आपको क्लिक हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। पर उससे पहले अगर डाउट आ रहा था तो एक ही सेफेस्ट ऑप्शन को चूज करो, कर देने का कन्वर्ट, तब भी तो आंसर आ ही जाएगा। यस निश्चित, पर निकालना पड़ेगा, ऐसे डायरेक्टली हम नहीं, हमको मैथ्स दिखाना पड़ता है। चलो 1 मिनट और दे रहा हूं, फिर आपके पास बच जाता है कैलकुलेशन तो आप खुद से कर सकते हैं। मैं आपको एक लास्ट क्वेश्चन और करवाना है मुझे, फिर एक क्वेश्चन ही बचेगा, वो हम बाद में कर लेंगे। डन। ओके, अब जिसको जो लिखना है वो लिख के रखो। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। निश्चित तेरा 12 आ गया, अब उसी को देखना। चलिए प्रियांशी, रीड क्वेश्चन नंबर 12। यस हृदय, क्या डाउट है आपको? सर वो जो लाइक प्रीवियस क्वेश्चन था तो उसमें ऐसा जरूरी है कि लाइक उसका जो ट्रायंगल का सेंट्रॉइड होगा वहीं पे उसका मास लाइक सेंटर ऑफ मास आएगा? वहीं आता है हृदय। ओके सर।
बट अगेन होमोजीनियस हो तब, ओके थोड़ा बहुत ऊपर। अगर सब जगह मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम होता है तो सेंट्रॉइड, और अगर आपने बनाते वक्त ही ऐसा बनाया कि कहीं पर बहुत ज्यादा मास डाल दिया कहीं कम, तो फिर तो लोकेशन के हिसाब से मासेस की वैल्यू आपके पास है, लोकेशन होगी तो आपको निकालना पड़ेगा। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम। प्रियांशी, नोट्स तो साथ में होने चाहिए, हम का कथा सुनने आए हैं, अभिनव बाबा की कथा चल रही है आज। ऐसा नहीं है प्रियांशी, नोट्स होने चाहिए साथ में। ये तो एज ए टीचर मेरे को सुन के अजीब लगे यार, मैं क्लास में न्यूमेरिकल सॉल्व करवा रहा हूँ and you don't have notes. Ariti, read question 12. Yes, sir. Find the center of mass of a uniform L-shaped lamina, a thin flat plate with dimensions as shown. The mass of lies 3 kg. पूरे एल शेप लेमिना का, ये एक प्लेट है जो एल शेप की है, पूरी प्लेट का मास कितना दिया हुआ है 3 kg, और एक होमोजीनियस बॉडी है, मतलब सब जगह इक्वल मासेस है, लेमिना से वो पता लग जाता है, यूनिफॉर्म एल शेप लेमिना है। एंड कोऑर्डिनेट्स भी दे दिए गए, इस पॉइंट का 0,2, इसका 1,2, इसका 1,1, 2,1, ये वाला पॉइंट है 2,0 पर, ठीक है, और ये तो ओरिजिन है हमारा, तो ये हो गया 0,0। क्या चीज नहीं दिए हुए है अभी तक, जो हर क्वेश्चन में दिखता था, इजीली पता लग जाता था, क्या इसमें नहीं दिख रहा है? कोई बताना चाहेगा क्या चीज है जो, कोऑर्डिनेट्स तो ठीक है बट अब इसका सेंटर ऑफ मास निकाले कैसे? सोनाली, यस सर। मैंने जो पूछा वो तुझे पता लगा? हाँ सर, पता लगा, पर सोच रही हूँ मैं। हर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तो दे दिए, बट क्या चीज ऐसी है जो और चाहिए तो ही मैं पोजीशन निकाल पाऊंगा? मुझे तो पूरे एल शेप लेमिना का मास दे दिया है। केशनी को थोड़ा आइडिया लगा है, केशनी बताना चाहती है? वेट हरी थी सर, जो डिस्ट्रीब्यूटेड मास देते हैं वर्टेक्सेस पे वो नहीं दिए। हाँ, अभी तक वो ही नहीं दिया है कि मास कहाँ का, कौन सा मास कितना होगा, कुछ आइडिया ही नहीं दिए। इन सब क्वेश्चन में तो इजी था, यहाँ पे इतना मास है, यहाँ पे इतना मास है, यहाँ पे इतना मास है, बस बाकी कई मास नहीं। अब बताओ इन तीनों सिस्टम का क्या होगा? तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ सब एक नया कंसेप्ट सीखिए। देखिए बात वही रहेगी, बट चीज कितनी डिफर करेगी कि अब अगर ये एल शेप लेमिना है तो इन्होंने इसको 3 डिफरेंट स्क्वायर के पीसेस में डिवाइड कर दिया है। अब अगर ये बॉडी एक यूनिफॉर्म होमोजीनियस बॉडी है, भूल जाओ बाकी 3 स्क्वायर को, ये आपके कैडबरी के पीसेस जैसे हो गए, एक पीस ये हुआ। अब ये पीस अगर होमोजीनियस है तो इसका कहीं सेंटर ऑफ मास इसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे कोइंसाइड करना चाहिए, तो इसका सेंटर ऑफ मास होगा यहाँ पे। सिमिलरली इस स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास होगा यहाँ पे, और इस पर्टिकुलर स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास होगा यहाँ पे। मतलब ये वो पॉइंट होगा जहां पे मैं अज्यूम कर सकता हूं कि इस पूरे के पूरे स्क्वायर का मास कॉन्सेंट्रेटेड है। यहां पर इस पूरे स्क्वायर का मास और यहाँ पे इस पूरे स्क्वायर का मास। दैट मीन्स मैंने किया क्या, मैंने एक शीट को 3 पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट कर दिया है। अब भूल जाइए कोई शीट है, अब एक मास यहां पर, एक मास यहां पर, एक मास यहां पर। लेट्स से ये हमारा मास नंबर 1, ये मास नंबर 2 और ये मास नंबर 3। अब इन तीनों मासेस का कलेक्टिव सेंटर ऑफ मास किधर लाया करता होगा वो निकालना है। जैसे कि इसमें इन तीनों मासेस का कहीं बीच में आया था, वैसे ही इन तीनों का भी कहीं तो होना चाहिए, वो निकालना है। तो सबसे पहले क्योंकि मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, तो मैं m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m3 सबको 1 kg ले सकता हूं।
1 kg 1 kg 1 kg 3 kg हो जाएगा। इस वाले पार्ट का 1, इस वाले पार्ट का 1, इस वाले पार्ट का 1, टोटल हो गया 3 kg। तो मासेस भी मिल गए तीनों के। अब बात आती है तो कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने की कि इस पॉइंट साइज मास का, इस पॉइंट साइज मास का और इस पॉइंट साइज मास का कोऑर्डिनेट क्या होगा। अब उनके निकालने के लिए आपको इन सब की हेल्प लेनी है। कोई मुझे हेल्प करना चाहेगा? सर इसके कोऑर्डिनेट्स मैं बता सकता हूं, एक आध दो के भी। देखो ये 0 है, ये 2 है, तो ये वाला कोऑर्डिनेट तो डेफिनेटली बीच में तो क्या होगा 1,0। यस वरुण, वाह वरुण। Yes, sir. वरुण कोऑर्डिनेट्स Mass 1 का coordinate will 0.5, 0.5. वाह 1 का. 0.5 तो हम 1/2 भी लिख सकते हैं। Yes. तो यहाँ पे 1/2, 1/2. परफेक्ट, वेरी गुड वरुण। 1/2, 1/2 ये हो गया हमारा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट। देखो ये यहाँ से भी सेंटर में और यहाँ से भी सेंटर में था, तो ये 1/2 हाफ हाफ हो गया। यस वरुण, आगे। Mass 2 का हम लेंगे 3/2 and 1/2. 3/2, 1/2. मास 2 का 3/2, वेरी गुड। इसका हो जाएगा यहां से कितना था 1 प्लस हाफ 1.5, मतलब 3/2 कॉमा पर वाई एक्सिस पे तो अभी भी 1/2 जितना ही ऊपर है। एंड इसका Mass 3 का 1/2, 3/2. वेरी गुड 1/2। एक्स एक्सिस पे तो 1/2 है, बट वाई एक्सिस पे कितना है 1 प्लस 1/2 विच इज 3/2। तो मिल गए आपको x1 y1, x2 y2, x3 y3। क्या अब निकाला जा सकता है सेंटर ऑफ मास? x के लिए यहां पर m1 का वैल्यू आप रखोगे 1, m1 m2 m3 सबका वैल्यू 1 है। x1 का वैल्यू क्या रखोगे 1/2, x2 का वैल्यू 3/2 और x3 का वैल्यू भी 1/2। तो यहां से इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो xcm आ जाएगा और सिमिलरली ycm भी मिल जाएगा आपको। कोई डाउट फिजिक्स में किसी को इसके? देन प्लीज रेज हैंड। यस हृदय। मास आपने पॉइंट कोऑर्डिनेट्स कैसे लिए वो नहीं समझा। हृदय ये पूरा 2 है। यस। तो आधा कितना होगा 1 और 1 का आधा कितना होगा 0.5। तो ये 0.5 x डिस्टेंस पर है पॉइंट। यस। 0.5 को मैं 1/2 लिख रहा हूं, चलेगा? हाँ ओके। अब समझ आया? इधर से भी तो वो 1/2 ऊपर ही है। तो सर वहां पे 3/2 ऊपर 3/2 क्यों लिखा? क्योंकि y एक्सिस पे तो वो 3/2 हो जाएगा ना। ये वाला जो पॉइंट है उसकी y एक्सिस का डिस्टेंस कितना है 3/2 और x एक्सिस का डिस्टेंस कितना है इस पॉइंट का 1/2। पहले x का आता है फिर y का आता है। सर बट लाइक y में भी तो 2 है ना, लाइक 2 यूनिट्स डिस्टेंस तक का है, तो उसका आधा 1 होगा और उसका भी आधा फिर 1.5। तो इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। हाँ यस। इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स ऐसे निकाले जाते हैं। हाँ। तो ये वाला डिस्टेंस क्या बताएगा उसका y कोऑर्डिनेट, हाँ। और ये वाला क्या बताएगा उसका x कोऑर्डिनेट। ओके ओके ओके, हाँ सर गॉट इट, थैंक यू सर। वेलकम। इतना क्या कंफ्यूज हो रहा है, कोऑर्डिनेट्स ही तो थे तूने तो। सॉरी सर। नहीं कोई बात नहीं, पूछना चाहिए, ऐसे नहीं पूछेगा तो कैसे पता लगेगा। वेरी गुड। और किसी को कोई डाउट? अब ये सभी न्यूमेरिकल्स आपके सॉल्व एग्जांपल में सॉल्व है, तो आप वहां से भी देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। सिर्फ एक न्यूमेरिकल बचा है, ट्राई करिएगा समझने का, उसको ना आए तो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, अदरवाइज ट्राई कीजिएगा, ठीक है? और ये सब सॉल्व करके अपना होमवर्क सबमिट करने लग जाओ। मैं कॉल लगवाने वाला हूँ, कुछ को तो स्टार्ट कर दिए, कुछ को धीरे धीरे आते रहेंगे। होमवर्क आपके सबमिट नहीं हो रहे हैं वहां पे, ठीक है? ऑलराइट, बाय बाय एवरीवन।